गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम पिछले क्लास में देखे थे कि इन्फ्लेशन का प्रभाव क्या है, यानी इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हम वो देखे थे पिछले क्लास में। उसका प्रभाव किस किस क्षेत्रों में पड़ता है, कैसे कैसे पड़ता है, हम उसको पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि उस महंगाई को कंट्रोल कैसे करते हैं, यानी इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो आज का टॉपिक है कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, यानी महंगाई नियंत्रण। महंगाई नियंत्रण यानी उसको कंट्रोल कैसे कैसे किया जाता है। तो इसको दो तरह से कंट्रोल किया जाता है। एक तो सरकार कंट्रोल करती है, सरकार कंट्रोल करेगी, और एक आरबीआई कंट्रोल करेगा। आरबीआई कंट्रोल करेगा, एक गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और एक आरबीआई कंट्रोल करेगा। तो हम पहले देखेंगे कि आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, फिर देखेंगे सरकार कैसे कंट्रोल करती है उसको। तो पहले हम देखते हैं आरबीआई के बारे में, यानी आरबीआई किस तरह से इसको कंट्रोल करता है। महंगाई नियंत्रण में आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है। आरबीआई तो हम जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ाए थे पिछले क्लास में, उसमें मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उसमें हम बताए थे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी इसमें हम देखे थे सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ आदि ये देखे थे। ये क्या था? मॉनेटरी पॉलिसी। तो सीआरआर हम बता चुके हैं, देख लीजिएगा। एसएलआर ये भी हम बता चुके हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ। सीआरआर यहाँ थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। जैसे सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। इसमें क्या होता है कि बैंकों के पास जितना धन होता है उसको नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी बोलते हैं, यानी एनडीटीएल बोलते हैं। जो बैंकों के पास जितना धन होता है, जितना पैसा होगा, उसको एनडीटीएल बोलेंगे। तो उसमें क्या होगा कि उसका कुछ परसेंट बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। आरबीआई के पास रखना होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी 4% है, सपोज करिए अभी 4% है। तो मान लीजिए 100 करोड़ रुपया बैंक के पास है, 100 करोड़। तो इसका 4% रख देगी कहाँ? आरबीआई के पास। बचेगा इसके पास कितना? 96 करोड़ रुपया। 96 करोड़ रुपया बचेगा। अब ये 96 करोड़ रुपया कहीं क्या करेगी? ये लोन बांटेगी। ये 96 करोड़ रुपया का लोन बांटेगी। इससे क्या होगा कि पहले 100 करोड़ जो रुपया बढ़ रहा था, उसमें क्या था कि बाजार में 100 करोड़ रुपया जा रहा था। तो 100 करोड़ रुपया जाएगा तो इसका मतलब मुद्रा ज्यादा जा रहा है बाजार में। जैसे ही मुद्रा ज्यादा जा रहा है बाजार में, तो इसका मतलब क्या होगा कि मुद्रा का चलन बाजार में ज्यादा होगा। जैसे मुद्रा का चलन ज्यादा होगा, इसका मतलब लोग सामान को ज्यादा खरीदेंगे, वस्तुएं ज्यादा खरीदेंगे, वस्तुएं का कंजम्पशन बढ़ेगा। जब वस्तु या सेवा का जब कंजम्पशन बढ़ेगा, उससे क्या होगा? उसका डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो उससे महंगाई बढ़ेगी। तो बैंक क्या करती है कि इसका कुछ पैसा अपने पास रखवा लेगी। अपने पास रखवा लेगी तो उसका क्या होगा? बैंक के पास ये पैसा कम हो गया, 4 ही करोड़ हुआ, लेकिन कम तो हुआ। जब कम हो गया तो इसका मतलब कि ये जो बाजार में लोन बांटेगा बैंक, कम हो गया, वो लोन कम जाएगा बाजार में। जैसे ही लोन कम जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि वस्तुएं का कंजम्पशन घट जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। तो जब लोगों के पास पैसा कम हो जाए, इसका मतलब वस्तु का कंजम्पशन घट गया। जब वस्तु का कंजम्पशन यानी खपत घट जाएगा, तो उसका मांग कम हो जाएगा। जैसे ही मांग कम होगा, उसकी क्या होगी? महंगाई कम हो जाएगी। तो ये सीआरआर होगा। अब इसमें एक होता है एसएलआर। जैसे देख लीजिए एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। अब इसमें क्या होता है कि सीआरआर में बैंक किसको दे रही थी? आरबीआई को दे रही थी। लेकिन इसमें क्या करेगी बैंक? ये खुद अपने पास रखती है,
जैसे मान लीजिए 100 करोड़ रुपया जमा हुआ, 100 करोड़। मान लीजिए कि आरबीआई ने बोला कि 36% आपको रखना है अपने पास, तो 36% 100 का कितना हो गया, 36 करोड़। मान लीजिए 36 करोड़ पहले से रखना हो गया, ये बैंक को अपने पास रखना है, या तो सोना के रूप में रखे, या सरकारी प्रतिभूतियां खरीद के रखे, या फिर मतलब जिसमें रखना है नगद रखे, जो भी रखे, इसको अपने पास रखना होता है। 4% यहाँ से, ये हम आपको बताए थे अभी, 4% यहाँ से, 36% यहाँ से, तो टोटल कितना हो गया, 40%। टोटल 40% हो गया। तो 40% सरकार क्या करेगी, सॉरी आरबीआई क्या करेगी, अपने पास रख लेगी। या 40%, 36% यहाँ रखवा दी, 4% अपने पास रखवा दी, तो टोटल इसका पैसा कितना रखा हुआ हो गया, 40%। अब इसमें से 40% किसी को लोन नहीं देगी बैंक, तो बचा कितना, 60 करोड़। अब यही 60 करोड़ इसके पास पैसा बचा, जिसके कारण वो क्या करेगी, लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इससे क्या हो गया, बैंकों के पास पैसों की कमी हो गई। जब बैंकों के पास पैसों की कमी हो गई, इसका मतलब ये लोन क्या होगा, या जो लोग ऋण लेंगे उससे क्या होगा, उनकी मात्रा कम हो जाएगी। जैसे ही उनकी मात्रा कम हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, बाजार में पैसों की जो तरलता है वो क्या हो गई, कम हो गई। तब जब बाजार में पैसा कम हो गया, यानी तरलता कम हो गया, तो किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत क्या हो जाएगी, अपने आप गिर जाएगी। क्यों, क्योंकि वस्तु का डिमांड ही नहीं होगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। तो ये था एसएलआर। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट वैसा रेट होता है जिस पर क्या करती है बैंकें, आरबीआई से इंटरेस्ट लेती है। अब किसके लिए लेती है, तो अपने विस्तार के लिए, किसी चीज की विस्तार के लिए ही लेती है बैंक जैसे अपना विस्तार के लिए बैंक भी क्या करना चाह रही है, जैसे अपना किसी अलग क्षेत्र में अपना एक शाखा खोलना चाह रही है, ब्रांच खोलना चाह रही है, तो क्या करेगी, आरबीआई से लोन लेगी कि हमको लोन दीजिए। तो अगर आरबीआई लोन महंगा कर देगा, आरबीआई खुद ही लोन महंगा देगा, तो ये भी क्या कहना चाहेगी, जैसे मान लीजिए इसको 10% पर आरबीआई से लोन मिला, 10% पर, तो ये बैंक क्या करेगी, अपना विस्तार करने के लिए मान लीजिए किसी गांव में गई, अपना एक ब्रांच खोल दी, तो जब लोग ऋण लेने आएंगे तो 10% तो इसको खुद ही मिला है आरबीआई से, तो ये क्या करना चाहेगी, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए इस 10% से कुछ बढ़ा के, यानी 12% पर लोगों को ऋण देगी, ताकि इसका भी प्रॉफिट हो। तो जो 12% पर ऋण देगी, तो लोग क्या करेंगे, लोगों को जो ऋण मिलेगा उसका इंटरेस्ट क्या हो गया, ब्याज दर उसका महंगा हो गया। जैसे ही उसका ब्याज दर महंगा हो गया, तो लोग ऋण कम लेंगे। जब लोग ऋण कम लेंगे, तो अपने आप मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मांग कम हो जाएगी, तो डिमांड किसी चीज की कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो गई, तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। तो ये था बैंक रेट के बारे में। उसी तरह रेपो रेट है, उसी तरह रिवर्स रेपो रेट है, और एमएसएफ है। इसको हम पिछले क्लास में हम ब्रीफ करा चुके हैं। इसका मेरा लेक्चर मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे मुद्रा का संकुचन हो रहा है, यानी मुद्रा का जो चलन है बाजार में वो कम हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मुद्रा की संकुचन बोलते हैं, यानी जो मुद्रा का चलन है बाजार में वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये हुआ मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई क्या कर रही है, महंगाई को कम कर रही है। अब इसमें कुछ होता है गुणात्मक, यानी क्वालिटेटिव। ये तो क्वांटिटेटिव था कि पैसे की तरलता को कम कर दिया। अब एक होता है क्वालिटेटिव, यानी गुणात्मक, या उसको बोलते हैं सिलेक्टिव, यानी चयनात्मक, यानी वो किसी खास क्षेत्र में उसको क्या करती है, रेगुलेट करके महंगाई को कम कर देती है उस क्षेत्र में। तो ये गुणात्मक था, सॉरी ये मात्रात्मक था। अब देखेंगे गुणात्मक। गुणात्मक तरीका से जैसे इसमें क्या होगा कि गुणात्मक तरीका में करने से, जैसे जिस चीज में महंगाई ज्यादा है, जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है, उसमें क्या था कि उसमें न ए को देखा जा रहा था न बी को देखा जा रहा था। दोनों में हर किसी को महंगाई को देख के सरकार क्या कर रही थी, बैंक से पैसे को कम कर दे रही थी। तो उससे पूरे वस्तु में
उसकी यानी पूरे बाजार में ही मुद्रा का चलन क्या हो गया था, कम हो गया था। उसमें वस्तु को नहीं देखा गया था, ना ए को देखा गया था, ना बी को देखा गया था। इसमें क्या करते हैं गुणात्मक तरीका में कि जैसे ए पर महंगाई है तो सिर्फ ए को कंट्रोल करेंगे, बी को नहीं। ए को कंट्रोल करेंगे, बी को नहीं। तो इसका मतलब कि किसी खास चीज को टारगेट कर रहे हैं, यानी जो महंगा है उसी को टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं गुणात्मक तरीका। तो इसमें क्या होगा कि उत्पादक यानी लाभकारी और लाभकारी क्षेत्र में क्या किया जाता है, इसका लाभकारी और अलाभकारी क्षेत्र में इसका विवरण देखा जाता है। यानी कौन सा क्षेत्र लाभकारी है, कौन सा क्षेत्र अलाभकारी है, इसमें इसको देख के कंट्रोल किया जाता है गुणात्मक तरीका में। तो इसमें कौन कौन से मेथड हैं ये देख लेते हैं। इसमें है पहला सिलेक्टिव डिस्काउंट रेट, यानी चयनात्मक साख नियंत्रण, यानी चयनात्मक साख नियंत्रण। इसको बोलता है सिलेक्टिव कंट्रोल। इसको लिखिए सिलेक्टिव डिस्काउंट कंट्रोल, यानी कोई एक खास इसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी किसी खास चीज को इसमें क्या किया जा रहा है कि कंट्रोल किया जा रहा है। इसमें पूरी जो बाजार है, पूरी बाजार की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि हर क्षेत्र को क्या करें हम कंट्रोल करें। जिस क्षेत्र में महंगाई है यानी किसी खास क्षेत्र को ही इसमें क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। किसी खास क्षेत्र को ही सिलेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। जैसे मान लीजिए कि ए क्षेत्र है, एक बी क्षेत्र है। तो ए क्षेत्र में मान लीजिए महंगाई ज्यादा है, यहाँ महंगाई ज्यादा, यहाँ महंगाई कम। तो क्या करेंगे, आरबीआई क्या करेगा कि इसको कंट्रोल कर लेगा। इसको क्या करेगा, आरबीआई कंट्रोल कर लेगा। मान लीजिए अगर इसका महंगाई ज्यादा है इसकी, तो इस पे क्या करेगा, लोन देना, यानी जो लोग ऋण देंगे उसको क्या करेगा, यहाँ बैंकों को मना कर देगा कि इस क्षेत्र में लोन न दे, क्योंकि यहाँ महंगाई ज्यादा है। अगर इसमें लोन दिया जाएगा तो ये और क्या करेगी, महंगाई को बढ़ाएगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी किसी खास क्षेत्र को ही सिलेक्ट किया जाता है। तो जैसे ए को कंट्रोल कर लिया है। तो एक ये था सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें दूसरा होता है वेरियस डिस्काउंट रेट। वेरियस डिस्काउंट रेट यानी विभिन्न कटौती दरें। विभिन्न कटौती दरें, इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे बाजार में क्या है, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट यानी वस्तु उपलब्ध है, सेवा उपलब्ध है। तो इसमें क्या करेगा लोग, आरबीआई क्या करेगी कि जैसे मान लीजिए कि सेवा क्षेत्र है, या मान लीजिए जैसे कार की महंगाई बढ़ गई है सपोज करिए, और बी क्षेत्र में मान लीजिए किसी चीज को ले लीजिए, किसी वस्तु खाद्य पदार्थ को ले लीजिए, खाद्य पदार्थ को। तो जैसे ये है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से। तो इसमें क्या करेंगे सर, इसमें आरबीआई क्या करेगी कि बैंकों को बोलेगी कि यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो डिस्काउंट है इसको कम कर दिया जाए। इसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। यानी भिन्न भिन्न उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न क्या होगा, यानी वेरियस जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, वेरियस डिस्काउंट, जैसे वेरियस वस्तु के लिए भिन्न भिन्न कटौती दरें हो, यानी डिफरेंट कटौती दरें हो। ऐसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में है तो जो डिस्काउंट मिलता है आपको, जैसे मान लीजिए पहले 20% डिस्काउंट था, तो मान लीजिए 100,000 की कार थी, मान लीजिए 100,000 कार थी, इसमें 20 हो गया तो 80,000 की कार पड़ गई, 80,000 की कार पड़ गई। तो इसमें जब 80,000 की कार पड़ गई तो ये लोग ज्यादा परचेज कर रहे हैं। जब ज्यादा परचेज कर रहे हैं तो इस वस्तु की मांग ज्यादा है। जैसी वस्तु की मांग ज्यादा है, इसका मतलब क्या है यहाँ कि महंगाई यहाँ अपने आप इस क्षेत्र में हो जाएगी, क्योंकि मांग ज्यादा है तो महंगाई बढ़ जाएगी यहाँ। तो 80,000 पे यहाँ मान लीजिए महंगाई है, तो सरकार आरबीआई क्या करेगी
इसको बोलेगी कि आप 10% करिए, 10%, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90। पहले अब 90,000 पे देना पड़ेगा, इसको 90,000 पे खरीदना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि इस क्षेत्र में जो महंगाई का क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कार का यानी मैन्युफैक्चरिंग का जो एरिया है कार उत्पादन का, उसमें क्या हो गया 90,000 रुपये हो गया। पहले 80,000 था तो मांग ज्यादा था, अब 90,000 हो गया तो मांग कम हो जाएगा। जैसे ही मांग कम होगा तो क्या होगी, उसका महंगाई कम हो जाएगी। तो ये वेरियस डिस्काउंट रेट, यानी विभिन्न क्षेत्र में यानी विभिन्न उत्पादों में बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, भिन्न भिन्न कटौती दरें होती है। थर्ड इसमें क्या होता है कि जो नगद कोष में कुछ रियायत दी जाती है। नगद कोष में रियायत किसको दिया जाता है, बैंकों को। जैसे मान लीजिए कि ये क्षेत्र है, मान लीजिए ये मैन्युफैक्चरिंग का एरिया है। हम अभी उसी को बार बार उसी एग्जांपल को लेकर चलेंगे ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। जैसे मान लीजिए ए है, ये मैन्युफैक्चरिंग का एरिया है, ये बी है, ये मान लीजिए खाद्य क्षेत्र का एरिया है, खाद्य क्षेत्र का एरिया है। तो इसमें मांग ज्यादा है, इसमें कम है, यानी इसमें यहाँ महंगाई है, यहाँ महंगाई नहीं है। तो आरबीआई क्या करेगी, बैंकों को बोलेगी कि आप इस क्षेत्र में निवेश मत करें, आपको ऋण देना है तो इस क्षेत्र में दें क्योंकि यहाँ महंगाई नहीं है। तो जब जो बैंक इस क्षेत्र में निवेश करेगा, यानी जो बैंक यहाँ पे लोन देगा या ऋण देगा, उसको क्या करेगी आरबीआई, कुछ कंसेशन दे देगी, यानी कुछ रियायत दे देगी, कुछ पैसे की रियायत दे देगी। ताकि जैसे मान लीजिए कि जो 4% रखना था उसको क्या करेगी 3% कर देगी, यानी इसको कुछ रियायत दे देगी। तो इसी को बोलते हैं नगद कोष में रियायत, यानी कंसेशन इन कैश फंड बैंकों को। इसमें चौथा कारक है कि जो लोन होता है, लोन प्रोवाइडेड बाई प्री ऑर्डर, यानी लोन प्रोवाइडेड बाई प्री ऑर्डर, यानी पूर्वानुमति से लोन देना। अब इसमें क्या होता है, लोन प्रोवाइडेड बाई प्री ऑर्डर, लोन प्रोवाइडेड बाई प्री ऑर्डर यानी पूर्वानुमति से लोन देना। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए बैंकें लोन बांट रही है, जैसे मान लीजिए ए बी, फिर उसी को ले रहे हैं। ये मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, ये खाद्य पदार्थ का एरिया यानी कृषि उत्पाद का एरिया है। तो जैसे जो लोन हुआ, बैंक क्या करी, इसको लोन दी, इस एक क्षेत्र वाले को। इसमें महंगाई और है, एक तो पहले से महंगाई है, जब लोन देगी लोग के पास पैसा आएगा, तो इस वस्तु को क्या करेंगे और परचेस करेंगे और खरीदेंगे, तो इसका कंजम्पशन बढ़ेगा, यानी इसका खपत बढ़ेगा। जैसे ही इसका खपत बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मांग भी बढ़ते जाएगा, खपत बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा। तो आरबीआई क्या करती है कि बैंकों को बोल देती है कि यहाँ पर किसी मतलब मान लीजिए इस क्षेत्र में किसी खास सीमा से ज्यादा अगर लोन देंगे, मतलब एक सीमा तय कर देती है कि उस सीमा से अगर ज्यादा आप लोन देंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ऑर्डर लेना पड़ेगा। किससे, आरबीआई से। कौन लेगा, बैंक। तो बैंक क्या करेगी, पहले आरबीआई से परमिट लेगी, इसके बाद वो उस क्षेत्र में लोन देगी। अगर आरबीआई मना कर दिया कि नहीं लोन आपको नहीं देना है तो इस क्षेत्र में लोन नहीं देगी। तो ये होता है लोन प्रोवाइडेड बाई प्री ऑर्डर, पूर्वानुमति से लोन देना। तो ये गुणात्मक तरीका था, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, वेरियस डिस्काउंट रेट, विभिन्न कटौती दरें, नगद कोष में रियायत। अब देखेंगे कि सरकार इसको कैसे कंट्रोल करती है। ये तो कौन कंट्रोल कर रहा था, आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इसको कंट्रोल कर रही थी, यानी फिर मौद्रिक नीति से इसको कंट्रोल कर रही थी। अब कौन इसको कंट्रोल करेगा, तो अब इसको कंट्रोल करेंगे सरकार। हम बताए थे आपको कि सरकार भी कंट्रोल करती है और बैंकें भी, आरबीआई भी कंट्रोल करती है। अब सरकार इसको कैसे कंट्रोल करती है, तो सरकार क्या करेगी कि जो सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक व्यय में कमी कर देगी,
सार्वजनिक व्यय में कमी है। सार्वजनिक व्यय मतलब यानी वैसा व्यय जो सरकारी योजनाओं में खर्च किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि पुल बनाना हुआ, ब्रिज बनाना हुआ या हॉस्पिटल बनाना हुआ, जो भी बनाना हुआ, यानी जो सरकारी योजना में खर्च, यानी जो सरकार अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है उसमें जो व्यय कर रही है उसी को बोलते हैं सार्वजनिक व्यय। तो इसमें क्या कर देगी सरकार? कमी कर देगी। सरकार कमी कर देगी। जब सरकार कमी कर देगी तो जो पैसा होगा लोगों के पास, सार्वजनिक व्यय में कमी कर देगी तो पैसा क्या होगा? लोगों के पास कम हो जाएगा। यानी जो लोग वहां काम करते होंगे उन लोगों के पास पैसा क्या होगा? कम हो जाएगा। पैसा कम होगा, मांग किसी वस्तु की कम हो जाएगी। जब मांग कम हो जाएगी तो महंगाई क्या होगी? महंगाई कम हो जाएगी। तो ये था सरकार कैसे कमी करती है, तो सार्वजनिक व्यय में कमी कर देती है। दूसरा, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि कर देगी, यानी इंक्रीज कर देगी। सार्वजनिक ऋण यानी वैसा ऋण जो लोगों से लेती है सरकार। तो सरकार क्या करेगी? सरकारी प्रतिभूतियां निकाल के लोगों से पैसा क्या कर लेगी? खींच लेगी। जैसे या बैंक है तो बैंक को क्या करेगी? आरबीआई को ऑर्डर देगी कि हम सरकारी प्रतिभूतियां निकाल रहे हैं, अब उसको क्या करिए कि आप बेचिए। तो वो अपने ज्यादा ब्याज दर पर उसको बेचेगी और उसमें बैंक इन्वेस्ट करना चाहेगी। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित है। अगर वो लोन देंगे तो सरकार कहीं से, वो सरकार से तो सरकार कहीं भागेगी नहीं, तो सरकार से ले ही लेंगे। बाकी अगर बाकी लोगों को लोन देंगे तो हो सकता है वो लोन लेके भाग जाए। तो सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करती है सरकार। सरकार क्या करेगी? प्रतिभूतियां निकाल के लोगों से पैसा खींच लेगी। जब लोगों से पैसा खींच लेगी तो लोगों के पास क्या होगा? पैसे की कमी हो जाएगी। जब लोगों के पास पैसे की कमी होगी तो किसी भी वस्तु की मांग क्या होगी? कम हो जाएगी। जब मांग कम हो जाएगी तो महंगाई भी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ये दूसरा था। तीसरा, इसमें क्या होता है? सरकार कर की वृद्धि कर देती है। अब सरकार भी चाहती है कि बहती गंगा में हम हाथ धो लें। अब सरकार बहती गंगा में हाथ धोना चाहती है, कैसे? सरकार भी चाहती है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या हो? आय हो, राजस्व आय मेरा ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये क्या करती है? कर में वृद्धि कर देगी। कर में वृद्धि कर देगी या नया कर लगा देगी। नया कर लगा देगी। तो जैसे कर में वृद्धि कर दी, मान लीजिए अभी आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो आप 10% टैक्स दे रहे हैं मान लीजिए। अब सरकार क्या की कि जैसे ही आपका 200 रुपया कमाई हुआ, सरकार क्या करेगी? टैक्स 30% कर दी। 30% कर दी। इस सरकार क्या की? कर में अपना इंक्रीमेंट कर दी, यानी कर में वृद्धि कर दी या नया कर लगा दी। जैसे कर के ऊपर कर लगा दी। मान लीजिए जैसे 1 करोड़ से ऊपर आप अगर धन कमाए तो उसको क्या करेगी? मान लीजिए 10% उस पर टैक्स लगाई और फिर उस पर 10% टैक्स लगा दी। मान लीजिए जैसे टैक्स 10% है, मान लीजिए टैक्स का रेट 10% है, लेकिन उस पर 10% आप एक्स्ट्रा टैक्स लगा दी कि आप 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं इसीलिए आप 10% और दीजिए, एक्स्ट्रा दीजिए। तो ये वो नया कर लगा दी या कर में वृद्धि कर दी। तो इससे भी क्या होगा? लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, किसी भी चीज की मांग कम हो जाएगी। मांग कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। चौथा, मुद्रा का अतिमूल्यन। अतिमूल्यन मतलब मुद्रा का बढ़ जाना, यानी मुद्रा का मान बढ़ जाना, वो इसी को बोलते हैं अतिमूल्यन। मुद्रा का मान कम हो जाना वो होगा अवमूल्यन। जैसे एक बार जीपीएससी में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जैसे हमको निर्यात बढ़ाना हो, जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ से बना रहे हैं कोई भी चीज, उसको बाहर भेज रहे हैं यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? तो एक बार जीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था तो हम उसको अभी देखेंगे। पहले यहाँ देखिए मुद्रा का अतिमूल्यन। अतिमूल्यन मतलब मुद्रा का मान बढ़ जाना। मुद्रा का मान बढ़ जाना मतलब अतिमूल्यन हुआ। अवमूल्यन मतलब मुद्रा का मान कम हो जाना, मुद्रा का मान गिर जाना, वो क्या हुआ? अवमूल्यन। इसको बोलते हैं अवमूल्यन। अवमूल्यन
इसको बोलते हैं अतिमूल्यन। तो जैसे अगर निर्यात बढ़ाना हो, अब इसको देखते हैं कि जैसे मान लीजिए निर्यात बढ़ाना हो, निर्यात मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी चीज का। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से हम सामान लिए भारत से, उसको अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब मेरा अगर वस्तु का मांग अमेरिका में ज्यादा होगा तभी तो लोग खरीदेंगे वहां। अगर मान लीजिए कि मेरा वस्तु अच्छा होगा, मेरा वस्तु अगर क्वालिटी, मेरी वस्तु की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तब तो वहां लोग खरीदेंगे। या फिर मेरी वस्तु का मांग वहां प्राइस जो है वो कम हो तो लोग वहां खरीदेंगे। तो हम मुद्रा का मान का अवमूल्यन करेंगे। जैसे मुद्रा का अवमूल्यन, अगर अवमूल्यन कर देंगे तो इससे क्या होगा, निर्यात में बढ़ावा देने के लिए करते हैं। अगर निर्यात का बढ़ावा देना हो तो हम क्या करते हैं, अवमूल्यन करते हैं। अगर आयात को बढ़ावा देना हो, आयात को बढ़ावा देना नहीं, इंपोर्ट कर रहे हो, अगर उसको बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, अतिमूल्यन, अतिमूल्यन। अब अवमूल्यन अतिमूल्यन ये आपको कैसे समझ आएगा, ऐसे तो हमको दिया तो समझ आएगा नहीं। तो इसमें देखिए कैसे होता है। जैसे इसे मान लीजिए जैसे $1 की कीमत अभी है मान लीजिए 90 रुपया, 90 रुपया। तो ये 90 रुपया का अभी मान लीजिए 80 रुपया है, 80 रुपया। और हम कोई वस्तु को एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानी अमेरिका में बेच रहे हैं। मान लीजिए उस वस्तु की कीमत क्या हुई, मान लीजिए 100 रुपए में 80 केजी वहां क्या हो रहा है, कुछ भी खरीदा जा रहा है 100 रुपए में 80 केजी। तो यहाँ क्या होगा, 100 रुपए में 80 केजी और 80 रुपया कितने का था, क्योंकि हम मान लीजिए 100 रुपया ले रहे हैं, $1 कितने का था, 100 रुपए का था। अब हम क्या किए कि इसको बढ़ा दिए, यानी हम 120 रुपये कर दिए, 120 रुपया कर दिए। तो पहले 120 रुपया कर दिए तो मेरा दाम क्या हुआ यहाँ, अगर 80 केजी का, जैसे मान लीजिए 1 केजी का दाम मेरा क्या हुआ, 1 केजी का दाम मान लीजिए 100 रुपया है। तो 100/80, 1 केजी का दाम 100/80 मान लीजिए इतना रुपया हुआ, ठीक है। अब जब 120 रुपया हुआ अगर मेरा दाम, तो 1 केजी का दाम क्या हो जाएगा, 100/120। तो ये मेरा क्या हुआ, यहाँ पे दाम उसका कम हो गया, दाम कम हो गया। पहले 80 से डिवाइड कर रहे थे तो कुछ ज्यादा वैल्यू आएगा, यहाँ 120 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ कुछ ज्यादा वैल्यू आएगा। मतलब मान लीजिए यहाँ आ गया, सब हम ऐसे ही कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ 10/8 रुपया हुआ और यहाँ 10/12 रुपया होगा। तो मान किसका कम होगा, मान इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। तो पहले मान लीजिए ज्यादा में मिल रहा था, अब क्या हुआ, वस्तु कम में मिल रहा है। तो हमारे वस्तु का कंजम्पशन क्या होगा, वहां खपत बढ़ेगा। मेरे वस्तु का जैसी खपत बढ़ेगा तो मेरी वस्तु की मांग बढ़ेगी वहां, तो मेरे वस्तु की मांग करेगी तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए मुद्रा का जब अवमूल्यन करते हैं तो हम क्या करते हैं, निर्यात को बढ़ावा देते हैं। हम यहाँ पे मुद्रा का अवमूल्यन कर रहे हैं। देखिए मुद्रा का मान यहाँ कम हो रहा है, पहले $1 100 रुपया मिल जा रहा था, अब 120 रुपया मिल रहा है, यानी मेरे मुद्रा का मान क्या हुआ, वहां कम हो गया। और जब अतिमूल्यन करना हो, अतिमूल्यन जैसे आयात को बढ़ाना दे, आयात को बढ़ाता है अतिमूल्यन। इसी तरह अतिमूल्यन मतलब जैसे मान लीजिए 100 रुपए का था, ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, ये 100 रुपए से कम हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए 50 रुपए का हो गया, 50 रुपए का, तो यहाँ 50 रुपया हो गया। अब जो और देश है वो भी तो हमारे देश में इंपोर्ट करती होगी, अब उस देश के लिए एक्सपोर्ट हुआ, हमारे देश में क्या हुआ, इंपोर्ट हो रहा है, यानी हम किसी चीज का मंगा रहे हैं। तो जब मेरे, अगर मान लीजिए किसी देश का वस्तु का अगर मेरे देश में मांग बढ़ रही है तो क्या होगा, उसका महंगाई ज्यादा हो जाएगी। तो वो क्या चाहेगा, देश ज्यादा से ज्यादा आयात करना चाहेगा। तो अगर मुद्रा का हम अतिमूल्यन करेंगे आयात ज्यादा होगा, मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे तो निर्यात ज्यादा होगा। और ये जेपीएससी में पूछा गया था, जेपीएससी में ये पूछा गया है कि हम निर्यात को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, तो मुद्रा का अवमूल्यन करके। तो ये था महंगाई को
कंट्रोल कैसे किया जाता है, हम उसके बारे में देख रहे थे। तो हम लगभग 4-5 लेक्चर में हम क्या किए कि कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन के बारे में देख लिए, उसका इफेक्ट क्या हुआ वो देख लिए, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है वो देख लिए। हम नेक्स्ट क्लास में पॉवर्टी के बारे में देखें यानी गरीबी के बारे में देखेंगे। लेकिन एक और आता है यहाँ टारगेटेड इन्फ्लेशन, टारगेटेड इन्फ्लेशन यानी लक्षित महंगाई। लक्षित महंगाई यानी उतनी महंगाई होनी चाहिए, क्योंकि ये महंगाई होगी तो ये निवेश को आकर्षित करेगी, यानी लोग बाहर से आके क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये लक्षित महंगाई होनी चाहिए। तो ये कितना है, ये यानी वैसी महंगाई जो क्या हो, वहनीय हो, यानी जिसको वहन किया जा सके, यानी वैसी महंगाई जिसको वहन किया जा सके, यानी जिसको झेला जा सके, जिसको सहन किया जा सके, यानी वहन किया जा सके, उसी को बोलते हैं टारगेटेड इन्फ्लेशन। इसको सबसे पहले कौन दिया था, न्यूजीलैंड के गवर्नर ने, न्यूजीलैंड के बैंक के गवर्नर ने, न्यूजीलैंड के बैंक के गवर्नर ने इसको सबसे पहले दिया था। तो आरबीआई की कितना है लक्षित, ये टारगेटेड इन्फ्लेशन आरबीआई की कितनी है, तो ये है 4 ± 2%, यानी ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 6 और कम से कम 2, यानी 2 से 6% के बीच में क्या होनी चाहिए, हमारी महंगाई होनी चाहिए। ये बोलते हैं टारगेटेड इन्फ्लेशन। और ये क्या करती है, निवेश को आकर्षित करती है, यानी हमारे देश में क्या होगा, निवेश आएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं टारगेटेड इन्फ्लेशन, यानी वैसी महंगाई जिसको वहन किया जा सके। तो इस तरह से इन्फ्लेशन का टॉपिक समाप्त होता है। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पहले तो देखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। इसके बाद हम देखेंगे पॉवर्टी क्या आती है, पॉवर्टी क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।